कांग्रेस की मंजूरी या फिर मजबूरी, आखिरकार बीजेपी में परिवारवाद क्यों जरूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उपचुनाव अब कुछ ही दिनों में होने हैं, लेकिन उससे पहले जो सियासी घमासान है वो तेज हो चुका है, क्योंकि धुरंधर अब मैदान में है और ऐलान हो चुका है। बीजेपी ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है। 7 उम्मीदवार है और 7 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस खेमे की बात करें तो उन्होंने अपने कदम पीछे कर लिए हैं, यानी कि अब समर्थन देती हुई नजर आएगी कांग्रेस पार्टी। दिग्गज पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उसके बावजूद त्याग करने पर मजबूर हो चली है या फिर उनकी खुद की मंजूरी है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। और तमाम सवालों पर आज बातचीत भी की जाएगी, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन, ना गांठ ना बंधन। जी, फिर भी गठबंधन की बात कही जा रही है। बात भले ही गठबंधन की अखिलेश यादव ने कही हो, लेकिन गजब है ना, इस गठबंधन में सपा पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल होने वाला है। जी, हाथ चुनाव नहीं लड़ेगा, सिर्फ साइकिल ही चलेगी। कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने दावा किया है, कांग्रेस ने यूपी में त्याग किया है। भाजपा को हराने के लिए, इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए ये त्याग याद किया जाएगा। खैर, अब ये त्याग है या फिर इस त्याग के सहारे महाराष्ट्र में चुनावी आग को सीटों की रोटी में सेकने की कोशिश, देखना वाकई में दिलचस्प है। सुनिए क्या कह रहे हैं पूर्व एमएलसी दीपक सिंह, कांग्रेस के नेता। कई ऐसे मौके आए हैं जब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश का भाईचारा और मोहब्बत खतरे में है, तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव कोई मायने नहीं रखते हैं। हमारे नेता और नेतृत्व का मंशा स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो, भारतीय जनता पार्टी को हराना है और लोकतंत्र को बचाना है। आखिर क्या है माजरा? क्या अखिलेश की चाल में फंस गई कांग्रेस या फिर यूपी में त्याग का बहाना है? महाराष्ट्र पर कांग्रेस का असली निशाना है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में 12 सीटों की डिमांड की थी, 4 सीटों पर कैंडिडेट भी उतार दिए। सपा ने यूपी में कांग्रेस के लिए 2 सीट गाजियाबाद और खैर की छोड़ी थी, लेकिन अब इन दोनों सीटों पर भी सपा चुनाव लड़ेगी। ऐसे में सवाल ये कि क्या सपा और कांग्रेस में सिर्फ नाम की यारी है? यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक प्रेशर पॉलिटिक्स जारी है। खैर, ये तो बात रही कांग्रेस और सपा की। अब बात कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी सपा पर परिवारवाद का आरोप चस्पा करती है, लेकिन अब ये दाग बीजेपी पर भी लगता हुआ दिखता है। बीजेपी की जारी लिस्ट पर अगर गौर फरमाएं तो परिवारवाद डंके की चोट पर है। पहले इस लिस्ट को देखिए। बीजेपी ने आखिरकार जो अपनी लिस्ट जारी की, उसमें कुदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, खैर से सुरेंद्र दिलेर, करहल से अंजेश यादव, फूलपुर से दीपक पटेल, कटहेरी से धर्मराज निषाद, मांझवा से सुचिस्मिता मौर्य। दरअसल फूलपुर प्रत्याशी दीपक पटेल पूर्व सांसद केसरी पटेल के बेटे हैं। वहीं खैर सीट से सुरेंद्र दिलेर पूर्व सांसद राजवीर दिलेर के पुत्र हैं। दरअसल टिकट कटने के बाद राजवीर को हार्ट अटैक आया था। अब ऐसे में परिवारवाद का सिक्का काम आएगा, देखना दिलचस्प होगा। यानी उपचुनाव का रण अब सज चुका है, रणबांकुरे भी तैयार हैं। अब घमासान की बारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो उपचुनाव को लेकर सियासत तेज है और कांग्रेस पार्टी त्याग और बलिदान देने के मूड में। हमारे साथ हमारे दिग्गज मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूं। नवीन शर्मा है, नेता है बीजेपी के। आशीष मिश्रा है, नेता है कांग्रेस के। राकेश अहीर, नेता है समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का। आशीष मिश्रा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। आशीष जी, त्याग है, बलिदान है या फिर महाराष्ट्र में बार्गेनिंग करने के जो मूड में है कांग्रेस, ये उसका असर है जो उपचुनाव में कदम अपने पीछे करने पड़े? आशीष जी के पास आवाज नहीं जा रही है। इतना मजबूर कर दिया राकेश जी अपने सहयोगी दल को
वैसा सीट दिया आप लोगों ने, ऑफर ही ऐसा दिया कि इंसान क्या करे, मजबूरीवश कदम पीछे करना पड़ा। जिस उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी इतनी उत्साहित थी, उसी उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी मात्र समर्थन करती हुई नजर आएगी। राकेश जी, ऐसी कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और नहीं, ठीक है, हराने के लिए कांग्रेस नेतृत्व ने ये, तो क्या कांग्रेस में इतना दम नहीं था कि वो भारतीय जनता पार्टी को हरा पाए? मैं कह तो रहा हूं, पहले आप मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। बोलिए। श्रुति जी, इस देश के सौहार्द को बचाने के लिए और सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए जो दोनों गठबंधन के नेता थे, शीर्ष नेतृत्व ने ये तय किया और चुनाव लड़ने की जो गठबंधन की बात और आपसी सहमति जो जाहिर हुई वह इस बात पे हुई है कि इंडिया गठबंधन के सहयोग रहेगा और समाजवादी पार्टी लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के नकारात्मक विचारधारा को हराने का काम किया जाए। ठीक है, आशीष जी, क्या संदेश जाएगा इस बलिदान का, इस त्याग का? ऐसा नहीं लग रहा कि कमजोर है इसलिए पीछे हट गए, क्योंकि खैर और गाजियाबाद में बीजेपी का वर्चस्व है, युद्ध में लड़ने से पहले ही मैदान छोड़कर भाग गई है कांग्रेस। ज्योति जी, देखिए, तो सबसे पहले तो शुरुआती का जो कुछ संबोधन था आपका, मैं कुछ भी सुन नहीं पाया हूँ। हाँ, फिर भी अभी जो आपने प्रश्न अपनी पार्टी के अंदर जो चल रहा है वो तो जानते ही होंगे। हाँ, मैं जान रहा हूँ, बता रहा हूँ। फिर वही बताइए। और श्रुति जी, सबसे पहले तो मैं आप जैसे मीडिया कर्मियों का और सहयोगी साथियों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस जगह पे देश के प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर बैठे हुए वो हमेशा आस लगाए रहते हैं, नारे लगाते हैं कांग्रेस मुक्त भारत की, उसके बावजूद आप देश के चौथे स्तंभ होने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका के लिए जरूरी है और कांग्रेस पार्टी देश में रहना जरूरी है। आप हमारे लिए इतनी सहानुभूति करती हैं, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अब लेकिन ये सहानुभूति तो समाजवादी पार्टी को दिखानी चाहिए जो हम मीडिया कर्मी दिखा रहे हैं, नहीं आशीष जी? नहीं श्रुति जी, देखिए, बात तो आप जिस तरह घुमा के मटेरियल लेना चाह रही हो तो नहीं मिलेगा ना। अब देखिए कैसा है कि जब अखिलेश मैं तो बात को बिल्कुल वैसे ही लेना चाहती हूँ जैसा है, लेकिन आप बात वैसे परोस रहे हैं जैसा नहीं है। पर्दे के पीछे की कहानी बताइए। पर्दे के पीछे की कहानी यही है कि इंडिया गठबंधन को मजबूती से एकजुटता के साथ में लड़ना है। तो क्या ये मजबूती आप नहीं ला सकते थे, आपकी पार्टी नहीं ला सकती थी? ये बताइए। खैर सीट मिली, गाजियाबाद की सीट मिली, उतरे क्यों नहीं? समर्थन देने का ये ऐलान क्यों? हम चाहते हैं कि बाहर से साथ में रह के हम और मजबूती से अखिलेश यादव जी के साथ में लड़ाई को लड़े। जिस प्रकार से आप देखेंगे हरियाणा के चुनाव में उन्होंने हमें अपना समर्थन देके बाहर से लड़ाया है ना, मजबूती के साथ में। आशीष जी, फिर फायदा तो वो जब चुनाव आयोग उस विषय को संज्ञान में ले तो पता चलेगा। और बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 10 पॉइंट में फर्क है और बहुत ज्यादा फर्क नहीं हुआ है। और जो 99% 90% बैटरी का जो मसला है, एक बार वो क्लियर कर दे चुनाव आयोग, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खैर, यहाँ पे बाकी पिछली चीजों को न देखते हुए कहीं न कहीं कुछ चीजें ऐसी होती है कि यदि हमारे मित्र को लगता है, हमारे साथी को लगता है कि हम ही लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे, ये लड़ाई हमको लड़ने दीजिए, हमको मौका दीजिए, तो निश्चित तौर पर हमने भी कहा इक्का दुक्का क्या लेना लड़ना, एक काम करते हैं, आप लड़िए, हम मजबूती के साथ में आपके साथ ये बातें अफसोस के साथ कही गई है क्या आशीष जी? क्या अब इक्का दुक्का क्या ले वो भी मत दीजिए आप, छठुआ बटुआ की तरह। हमने अफसोस के साथ में नहीं, अगर कोई बीजेपी आरोप लगा रही है कि नहीं मिला, कुछ 1-2 मिले और वो भी वैसी सीट मिली। बीजेपी का भी देखो आरोप लगाना और नारे लगाना तो उनकी कहानी अलग होती है। आज कहते कुछ और है, कल कहेंगे कुछ और। उनके ही लोग थे, ये क्या कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में हमने नैरेटिव फैलाया, ऐसा ये कहते हैं। लेकिन जबकि इनके ही सांसद, इनके ही मंत्री खड़े होकर कहते थे, ज्योति मिर्धा जैसे बाकी सभी लोग, तमाम लोग थे, कहते थे कि 400 सीट हमको इसके लिए चाहिए कि हम संविधान बदल देंगे। और जब हमने वही मसले को उठाया, आज देखिए पूरी भारतीय जनता पार्टी अपने उस कथन से पलट जाती है। अरे मैं वो नाम लेके बता रहा हूँ, वो तो 4-5 नाम है, बताइए कि उन्होंने कहा या नहीं कहा। और नहीं कहा तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, प्रधानमंत्री ने अपने मंचों पर से उसका खंडन किया? नहीं किया। आज वो परास्त होने के बाद
संविधान को माथे लगा के, उनकी मजबूरी है वो, क्योंकि उन्होंने देख लिया देश जो है वो संविधान से चलेगा, न कि तानाशाही से नवीन जी। चलेगा। और अभी इसमें एक चीज और जोड़ देता हूँ श्रुति जी। अब देखिए महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र में आदरणीय अखिलेश यादव जी आए थे। अब यहाँ पे भी उनकी कुछ ख्वाहिश है कि हमको यहाँ पे इतना चुनाव लड़े। देखिए हर पार्टी को अपनी पार्टी को बड़ा बनाने का अधिकार है, लेकिन यहाँ पे तो हमने सपा ने आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं की, महाराष्ट्र में देखना होगा कांग्रेस ख्वाहिश पूरी करती है या नहीं। चलिए नवीन जी, कांग्रेस ने बलिदान दे दिया है और आपके लिस्ट में परिवारवाद की झलक है। हाँ आपने शायद कल का इंटरव्यू सुना नहीं, एक का साक्षात्कार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम में हमारे पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय नाना पटोले साहब ने कहा हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के अलायंस के साथी हैं, हम भी उनको सम्मानजनक सीट देकर अपने साथ में रखकर चुनाव लड़ाना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन एकजुटता के साथ में उत्तर आशीष जी, मैंने अपने डिबेट में भी बहुत चीजें सुनी, क्या हमें मिलेगी सीट, हम लड़ेंगे सीट, हुआ तो नहीं ना। सुना और सुनाया तो बहुत कुछ जाता है, जो होता है धरातल पर बहुत अंतर होता है। चलिए देखना भी दिलचस्प होगा महाराष्ट्र के चुनाव पर जब जाएंगे आशीष जी, तो जब उसकी भी पटकथा लिखी जाएगी तो मैं बताऊंगी आपको। नवीन जी, परिवारवाद के डंके की चोट पर जिस तरीके से आप लोगों ने आवाज उठाई, समाजवादी पार्टी की लिस्ट जारी हुई, उसमें भी परिवारवाद के मुद्दे पर आपने खूब उसको भुनाते हुए नजर आए थे। आपकी जो लिस्ट है जो जारी हुई है उसमें परिवारवाद की झलक नहीं है, या आप ये मानते ही नहीं है जो चिराग पासवान जो करते हैं वो परिवारवाद नहीं है, अनुप्रिया पटेल हो वो परिवारवाद नहीं करती है, ओपी राजभर आपके सहयोगी दल वो परिवारवाद नहीं करते हैं। परिवारवाद का जो संबंध है मैं उसको जरूर बताना चाहूंगा, हमारे साथी लोग बैठे हैं। परिवारवाद का मतलब ये नहीं है कि एक ही सत्ता चलाने वाला उसी के परिवार की सत्ता पे वो बैठकर काबिज होगा और पूरे प्रदेश और राष्ट्र को चलाने की बात करेगा। परिवारवाद का मतलब देखिए हमसे सीधा संबंध, जैसे माननीय श्री नहीं नवीन जी सीधे बोलिए, इस लिस्ट में परिवारवाद की झलक है कि नहीं है? जब समाजवादी पार्टी ने लिस्ट जारी की थी तब तो खूब परिवारवाद का मुद्दा भुनाया आपने, इस लिस्ट पर नजर डालिए आप। देखिए लिस्ट के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो हम जिताऊ कैंडिडेट से सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कैंडिडेट हमारा इस सीट पर जीत कर आएगा। वहां की जनता इनके परिवार के साथ भी थी और इनके परिवार में जो कहीं ना कहीं समाज में अच्छे काम किए, जो काम रह गए इनके परिवार के द्वारा, हम उनको आगे इनको अवसर देकर इनको आगे ना कहीं। समाजवादी पार्टी ने ये सोचा ही नहीं होगा कि वो जिताऊ कैंडिडेट पर देखिए या फिर उनके परिवार ने कुछ अच्छा काम किया उसे आगे ले जाना है। हाँ। देखिए समाजवादी पार्टी के बारे में मैं क्या बताऊं, पूरा देश बताता है कि उनके वहां कोई भी आदमी आ जाए, चाहे परिवार कहा जाए या कहीं के बाद जाए, बैठेगा श्री यादव परिवार ही मुख्यमंत्री बनकर। क्या वो किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्या किसी ओबीसी को दूसरी कास्ट से मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्या किसी एससी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी देश की एक ऐसी सरकार है जहां पर हम सभी विचारों का ध्यान रखते हुए सभी समुदाय से आए हुए लोगों को, मुझे लगता है नवीन जी दूसरों की गलतियों पर हंसना बेहद आसान होता है, जब अपने लोग गलती करते हैं ना या खुद गलती करते हैं तो दिखता नहीं है। आशीष जी बोलिए। देखिए सबसे पहले कांग्रेस परिवारवाद करती है, समाजवादी परिवारवाद करती है, लेकिन नवीन के देख ही नहीं पा रहे कि उनमें भी यही है। देखिए वही तो बता रहा हूँ कि इनके पास खुद के अगर बहनोई जी को टिकट नहीं दिया गया होता तो इनके पास उम्मीदवार तक नहीं होते। इनकी परिस्थिति ये थी। अब ये कहते हैं कि सब कैंडिडेट की बात, जब आदरणीय अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे थे, जब डिम्पल यादव जी चुनाव लड़ रही थी, जब धर्मेंद्र यादव जी चुनाव लड़ रहे थे, अरे भरोसा था ना ये जिताऊ कैंडिडेट है, लड़ा जीता, यही बात थी ना। एक सामान्य कार्यकर्ता की जब बात आती है, इनकी वो 400 रुपए में सिलेंडर बांटने वाली जो रोड पे घूम रही थी, 25 रुपए किलो चीनी बांटने के लिए बात करने के लिए 13 रुपया किलो चीनी देने की बात करने के लिए आई थी, कह के महंगाई पर रोज वो सड़कों पर आंदोलन करती थी। और जब संसद में गई तो क्या किया उन्होंने? चुप्पी साध के बैठे, बार बार राहुल गांधी जी को चुनौती दे रहे थे ना। हमने अपने सामान्य से कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा जी को मैदान में उतारा और उनको धूल चटा के वापस उनको घर बैठाया, और जब से घर बैठाया गया है आप देख लीजिए, हमारी पार्टी से जो जाते हैं लोग उनको राज्यसभा भेज दिया जाता है। अजीत पवार जी की पत्नी जी जिनको चक्की पीसिंग ये कर रहे थे, उनकी पत्नी की क्या योग्यता थी सामाजिक जीवन में? उन्होंने क्या किया था ऐसा काम? लोकसभा का चुनाव जनता ने हराया, भारतीय जनता पार्टी ने, जिसके ऊपर
70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था, उनके धर्मपत्नी जी को इन्होंने उठा के कहां भेज नवीन जी। दिया? राज्यसभा में। ये परिस्थिति है इनकी, क्या बात करेंगे ये लोग? आशीष जी, आपकी एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब तक आपके पास साक्ष्य नहीं हो तब तक आप घोटाले की बात करते हैं। और ऐसे कितनी फाइलें, ऐसे कितनी फाइलें आपके पार्टी में आरोप लगाओ के पास अपील लगते ध्यान करके। और नहीं, आपको आपने चुनाव का बदनाम करने के लिए कोई फैसला किया था? आज बताइए, न्यायालय ने उसको फैसला दिया है। मुझे लोगों ने पखेड़ा खड़ा किया, इनके गौरव बात कर सके कांग्रेस क्या किया? आपके कांग्रेस के नेता इनकम टैक्स से दिखाया जब सरकार आपकी क्या सरकार किया था, माननीय न्यायालय ने क्या फैसला दिया? क्लीन चिट दिया उसे। आप लोग अपने बदनाम करके दूसरे को राजनीति करने की बात करते हैं और रह गए आप बोलते हैं कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट उठा के देख लीजिए, सबसे अधिक ब्राह्मण अगर किसी ने मुख्यमंत्री दिया है, सबसे अधिक विधायक सांसद दिया है, तो प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और आज राष्ट्र को चलाने के लिए, पूरे देश को चलाने के लिए हमारी पार्टी को यदि प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई मौका दिया है तो एक दलित सपूत को भारतीय कांग्रेस पार्टी का। मैं आपको अब आपको मैं इसी पे सम्मान देना चाहूंगा। आपकी पार्टी की कल आदरणीय वाड्रा जी की पत्नी, आपके पार्टी की महासचिव आदरणीय प्रियंका जी का कल नामांकन हुआ। वहां पर उनके साथ नामांकन में जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनको गेट के बाहर रोक दिया गया। क्या ये आपके पार्टी में ओबीसी का बात करते हैं? आप झूठ फैला रहे हो। यहाँ पे भी नामांकन के समय आप सुबह नामांकन के समय प्रियंका गांधी जी बैठे, सोनिया गांधी जी बैठी थी। आप बात करते हैं, आपके पास कोई तथ्य नहीं होता, जानकारी नहीं होता, इस तरीके का झूठ भरोसा जाएगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। देखिए आप सुन लीजिए आशीष जी, नवीन जी को सुन लीजिए, राकेश जी से सवाल मांग ली। आप सम्मान की बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गेट पे रोक दिए जाते हैं और वहाँ परिवार बैठ कर नामांकन कर रहा है। अब सुन लीजिए, सच्चाई के बात सच्चाई के पीछे बात सुनिए, परिवारवाद के मुद्दे पर बात करिए। झूठ में ही पैदा हुई है, फिर वो तस्वीर भी दिखाई जाएगी। दिखाइए मैडम, प्लीज दिखाइए। और अब से दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और इनको आपके चैनल पे माफी मांगना पड़ेगा। चलिए, वायनाड की जो तस्वीरें थी वो बाद में दिखाई जाएगी, लेकिन नवीन जी सबसे पहले परिवारवाद के मुद्दे पर ही बात करिए, क्योंकि यूपी में उपचुनाव की बात कर रहे हैं। यूपी चुनाव की। और एक ये भी बात बताइए नवीन जी, जितने डिफेंसिव मोड में है बीजेपी पार्टी, इतना तो पहले भी कभी नहीं देखा गया। आक्रामक तेवर रखती है बीजेपी पार्टी, लेकिन इस उपचुनाव में बीजेपी के लिए ये 9 सीट इतनी अहम हो गई कि वो 2 सीट, मात्र 2 सीट की मांग निषाद पार्टी की तरफ से की जा रही थी, वो भी 2 सीट नहीं दे पाई, मन भी नहीं रखा। हाँ देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, नहीं इतने डिफेंसिव मोड में क्यों है ये बताइए, एक सीट भी नहीं दी। हाँ श्रुति जी, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी अपने सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है। हमारी जो ये 10 सीटें हैं, 10 सीटों पे जो हमारे 9 सीटों पे चुनाव हो रहा है, जहां पे हमारे कार्यकर्ता तैयारी करके पूरी मजबूती से बैठे हुए थे और जहां पर हमारी भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि भाई हमारे जो कार्यकर्ता है वो अभी 200, 450 से चुनाव नहीं हो रहा, अभी सिर्फ 9-10 सीटों पे हो रहा है। तो हमने जो हमारे एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों से ये एक होकर, एक मुक्त खड़े होकर ये अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये पुराने कार्यकर्ता हैं, जिनको कहीं ना कहीं सम्मान दिलाना चाहिए, और वो खड़े होकर उनके कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं पे 9 सीटों पे पार्टी अपने कार्यकर्ता उतार रही है। दूसरी चीज, यहाँ पर जब जीत की बात आएगी, इस बार जो जैसे हर बार इल्जाम लगता था कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट दिल्ली की टेबल से तय होते थे बड़े बड़े नेता, इस बार हमारे यहाँ दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, इन सभी ने बैठकर अपने यूपी की चुनाव को रणनीति के तहत तैयार करके अपने टिकट को मजबूती से रखा और पार्टी ने उसकी मोहर लगाई। हमारे सभी कैंडिडेट आज अच्छी तरीके से जीत दर्ज करेंगे। इसके साथ हम पार्टी को आगे लेकर जाते हैं। रही बात परिवारवाद की बात करें, हमारे यहाँ परिवारवाद में कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी पे परिवारवाद फिर कहाँ दिखता है? सिर्फ समाजवादी पार्टी में राकेश शहीद जी, सिर्फ आपकी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में है ना परिवारवाद देखने को मिलता है नवीन जी को? अच्छा,
समाजवादी पार्टी में आदरणीय अखिलेश जी के बाद कोई और मुख्यमंत्री बनेगा तो वो या तो आदरणीय श्रीमती डिम्पल जी बनेंगी या तो उनके छोटे भाई बनेंगे। कोई कार्यकर्ता बन सकता है? नहीं बन सकता है ना। बताइए। मैं कह रहा हूँ कि नवीन जी को मैंने बहुत शालीनता से सुना और नवीन जी भी बहुत शालीनता से सुनने की प्रयास करेंगे। मैंने कहा कि सबसे ज्यादा शतक मारने वाले जय शाह है, वो परिवारवाद से नहीं आते। जो रक्षा मंत्री के बेटे हैं वो परिवारवाद से नहीं आते। जो अनुराग ठाकुर है वो भी परिवारवाद से नहीं आते। जो अभी आपने पूर्व में नाम लिए इतने जिनके सहयोगी दल हैं, जय संजय निषाद जी हो, ओम प्रकाश जी हो, अनुप्रिया पटेल जी हो, उनके लोग परिवारवाद नहीं करते हैं। और जो अभी ये टिकट की लिस्ट जारी की है उसमें परिवारवाद की कैंडिडेट पर भरोसा जताते हैं। परिवारवाद आपके खेमे में होता है, कांग्रेस खेमे में होता है। आप उसको श्रुति जी परिवारवाद नहीं मानेंगे? नहीं, मैं कौन होती हूँ मानने वाली? ये तो आप कहेंगे ना। नवीन जी परिवारवाद नहीं मानते हैं। मैं तो सपा के लिए भी कुछ नहीं कहा। ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पूर्व में भी बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के पास सारे सरकार में बैठे हैं, इनके पास आंकड़ा और सर्वे करा रहे हैं और ये सर्वे में जा रहा है कि ये सारी की सीटें ये हार रहे हैं। इसकी बौखलाहट की वजह से आज की घटना देखिए, जो मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, जहां ये कहते थे कि थर थर कांपते हैं। मुख्यमंत्री का भी ट्वीट भी आया था कि थर थर कांपते हैं अपराधी। रेपिस्ट को गिरफ्तार करने गई थी गोरखपुर की पुलिस और उसको पीट के अधमरा करके जो है अस्पताल में भर्ती कर दिया आरोपी ने। ये लॉ एंड ऑर्डर पे फेल है, ये महंगाई पे फेल है, ये सुरक्षा व्यवस्था पे फेल है। नवीन जी तो बौखलाहट है, सत्ता में जाएंगे, क्योंकि आप लोग हार जाएंगे, सवाल करेगी और जनता इनको जब पूछेगी ये जवाब नहीं दे पाएंगे। ये इनको जो अभी एक मिनट, आशीष भाई ने जो अभी कहा कि करहल में इनको प्रत्याशी नहीं मिले थे, ये आदरणीय शिवपाल जी ने अखिलेश यादव की जीजा को ही उतार दिया है। मैं कह रहा हूँ वो तो प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे। अच्छा, प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे इसलिए उतार दिया। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ प्रत्याशी इनको मिले ही नहीं। करहाल में अगर प्रत्याशी मिलते तो ये 15 दिन पहले ही उतार देते, मगर इनको प्रत्याशी मिले ही नहीं, इसलिए मजबूरी है उनकी। चलिए ठीक है नवीन जी, घबराहट हो रही है बीजेपी पार्टी को। अरे देखिए, सुनिए तो श्रुति जी, आदरणीय राकेश जी को बताना चाहूंगा, क्या यादव समाज से टिकट देना सिर्फ समाजवादी पार्टी का ही काम है? मैं कह रहा हूँ कि और जगह क्यों नहीं दिया? लोकसभा में आपने कितने दिया? देखिए उत्तर प्रदेश में। देखिए मैं कह रहा हूँ ना, लोकसभा में आप कितने यादव को टिकट दिए? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ केवल वहाँ मुखौटा और जाति की बात कर रही है। मैं कह रहा हूँ कि आरएसएस आप यादव क्यों नहीं रख देते? आरएसएस जो प्रमुख की सीट की कुर्सी है वह सिर्फ क्यों वहाँ यादव नहीं बैठा देते? वहाँ पिछड़ी जातियों को क्यों नहीं बैठा पा रहे? वहाँ ओबीसी एससी के लोगों को क्यों नहीं बैठा रहे? वहाँ आप नहीं बैठाएंगे क्योंकि आपको वहाँ नहीं बैठा सकते हैं। मुख्यमंत्री बनाया है, केवल आप झूठ बोलेंगे, झूठ परोसेंगे। आप क्या कह रहा हूँ? मैं अभी आपका एक और स्पष्ट क्लियर कर दे रहा हूँ। आप इतना बेशर्मी लगी कि मध्य प्रदेश की सरकार ने इनका कल निर्णय लिया है श्रुति जी कि महिला रेप करने पे 4000 खैरात देंगे। ये नवीन जी कितने बेशरम लोग हैं, क्या महिला का अपमान नहीं है? इनको ये भी नहीं पता है कि मध्य प्रदेश की सरकार प्रेग्नेंट रेपिस्ट जो है, जिन महिलाओं के साथ रेप होगा उनको 4000 रुपया महीना देगी। इनको शर्म नहीं आ रहा है सत्ता में बैठ के कि महिला की सुरक्षा करने की बात करनी चाहिए थी? सुरक्षा व्यवस्था पे इनको बजट बनाना चाहिए था, कैबिनेट में इनको सुरक्षा कानून बनाना चाहिए था। ये खैरात बांट रहे हैं। 4000 रुपये किसी की इज्जत महिला को लूट जाएगी, ये 4000 रुपया वो भी फोटो बिठा के देंगे। और इनकी स्टेट, गुजरात की एक स्टेट है इनका, गुजरात में बताइए कि नकली कोर्ट चल रहा था, 100 एकड़ जमीन कब्जा कर लिया। ये जहां जहां इनकी सरकारें चल रही है वहां सिर्फ फर्जीवाड़ा। अभी आपने कहा था कि आप सच लेके बात करिए। आपके गुजरात में नकली कोर्ट चलाया जा रहा था, नकली कोर्ट बना था और कितने दिनों से चल रहा था, उसका भंडाफोड़ नहीं हो रहा था। 100 एकड़ जमीन कब्जा हो गए। आपको अच्छा ये बताइए, अगर उसका भंडाफोड़ हुआ है, अगर लॉ एंड ऑर्डर पे आप फेल है, आप तो महिला पे फेल है, महिला बताइए अस्मिता पे फेल है, सजा होगी। मैं तो निंदा करता हूँ इस नेशनल चैनल पे बैठ के कि जो मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार ने जो कानून लाया 4000 देने की। मैं कह रहा हूँ समाजवादी के लोग यही जब सरकार में आए थे महिलाओं की सुरक्षा के लिए
1090 जैसे एक वुमेन हेल्पलाइन चालू किया था और 15 मिनट में कैसे पुलिस पहुंचे, कैसे सुरक्षित उनको किया जाए, वो विदेश के तर्ज पे 112 करके सिर्फ आप बना रहे हैं। आपको शर्म लगनी चाहिए थी कि आप काम नहीं कर रहे हैं। ये जाइए जनता के बीच में, जनता आपको हिसाब किताब पूरा कर लेगी। आप जाइए जनता के बीच में, जनता के बीच में जाने में आप डर रहे हैं, इसलिए मिर्चीपुर का चुनाव आप जनादेश आता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। नवीन जी, देखिए, पार्टी अपने सभी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में विजय होकर अपने सारे विधायकों का स्वागत, अभिनंदन जनता के आशीर्वाद से विधानसभा में करेगी। ज्यादा दिन की बात नहीं है और ये आदरणीय कांग्रेस जी के और समाजवादी पार्टी को भली बात पता है कि अभी हरियाणा में इन लोगों ने जो तस्वीर देखी है, वो ये लोग भी कह रहे थे कि मुझे ही कह रहे थे आपके चैनल के माध्यम से कि ये लोग जिस तारीख को चुनाव का हल आएगा उस दिन नवीन शर्मा का फोन कर दूंगा। मैंने आपको अब सरकार का नंगा नाच कैसे होगा भाई, कल से पता चल जाएगा। नामांकन नहीं होने दे रहे थे आपके पुलिस के लोग, हित में काम नामांकन करने के लिए समाजवादियों को रोका जा रहा था। योगी सरकार कैसे पर्चा फाड़ा गया, आपके विधायक को कैसे पीटा गया, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये पूरा देश और जनता जान रही है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये जनता जान रही है कि आपके विधायक कैसे जो पीटे गए, कैसे पर्चा फाड़ा गया है, तो कैसे नंगा नाच आप करेंगे। ये उपचुनाव में जनता जान रही है, मगर ये गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के लोग बड़े मजबूती के साथ आपका सामना करेंगे और जनता भी मूल बटा के बैठी हुई है। पूरी न्याय तरीके से आप वोट डालने की तारीख आएगी और आपको बहुत अंतर से आप लोग नफरत फैलाइए। नफरत फैलाने के अलावा आपने देश को बर्बाद कर दिया, उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। आपने कोई विकास का विजन ऐसा नहीं है, आप सिर्फ केवल बस बरगलाई और जाति और धर्म धार्मिक भावना को, सौहार्द को खराब करिए। इससे आप कुछ नहीं कर सकते। हम भारत माता की जय बोलने वाले लोग हैं, हम लोग राष्ट्र हित में काम अब क्या कुछ होगा जनता के हाथों में है। आशीष जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने पीछे कदम किया है, इसका जो असर है और जनता के बीच इसका क्या कुछ संदेश जाएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि डर से कांग्रेस पीछे भाग गई, मैदान छोड़कर ही भाग गई है। हो जाएगा कि डर के गए हैं कि खुशी से गए हैं या फिर आपस में एक दूसरे को मजबूत करने की धारणा विचारधारणा से गए हैं। इतना मैं आपको निश्चित करता हूँ कि नतीजे जब आएंगे आपको देखने को मिलेगा 100% का स्ट्राइक रेट इंडिया गठबंधन का होगा। एकजुटता के साथ में हम चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती के साथ में लड़ रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले वेंटिलेटर पे हैं, ये 400 पार करने वाले जो 4-4, 5-5 लाख के मार्जिन से जीत के आते थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल की धड़कन से पूछिए, स्टार्टिंग के 3 घंटे तक धड़कन चल रही थी, रुक रही थी, वो हाल हो गया था। ये हमारी एकजुटता का असर है। ठीक है, अभी ये 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, समय का अभाव है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे मोदी जी ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुक्त बनाने अभियान में हमारा साथ दिया है। चलिए, और ये आप भली बात समझ लीजिए, ये 100 की एक बात। राकेश जी, 10 सेकंड का जवाब दीजिएगा। सारे विधायक कांग्रेस मुक्त भारत बना रहे हो, कांग्रेस मुक्त की भाजपा की पराजय होगी, नफरत की हार होगी, झूठ की हार होगी, जनता इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है और उनको आशीर्वाद देगी। देखना अहम होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीन जी, आशीष जी, राकेश अहीर जी। समय का अभाव है इसलिए आपका पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी। तो यूपी उपचुनाव में बीजेपी की पहले लिस्ट जारी हो गई है। इस लिस्ट में परिवारवाद का झलक भी दिख रहा है और वही दलित समुदाय को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया। आखिरकार इस पीडी का जो दाव है जो बीजेपी ने चला है, इसका क्या ये सफल रहता है या फिर नहीं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।